हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के इलास्टिक मॉड्यूलस देख रहे थे। ठीक है, अब हमने देखा था कि डिफरेंट टाइप की स्ट्रेस और स्ट्रेन के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन में रिलेशन एक कांस्टेंट बताता है। ठीक है, जिसको अपन यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस या फिर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी बोल रहे थे। ठीक है, अब क्या था कि हमने यंग मॉड्यूलस के अंदर देखा था कि लेंथ में चेंज होता है। ठीक है, जब भी वहाँ लेंथ में चेंज दो टाइप से होता था, कंप्रेस भी हो सकती थी लेंथ और इंक्रीज भी हो सकती थी, है ना, जिसको टेंसाइल प्रॉपर्टी अपन बोलते थे। ठीक है, तो मान लो मेरे पास कोई रॉड है ना, आयरन का, तो किसी भी मेटल का हो सकता है। ठीक है, वो एक्चुअली में सेम स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है। उसकी एनालॉजी जो होती है वो किसकी तरह होती है? स्प्रिंग की तरह होती है। ठीक है, स्प्रिंग के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, वर्क एनर्जी पावर में मैंने थोड़ा सा बताया था स्प्रिंग के बारे में। बाकी और स्प्रिंग के बारे में डिटेल में अपन आगे पढ़ेंगे ऑसिलेशन एंड वेव के अंदर। ठीक है, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही देखना है कि भाई जो एक रॉड होती है या वायर जो होता है उसकी एनालॉजी स्प्रिंग के जैसे कैसे होती है, वो स्प्रिंग की तरह कैसे बिहेव करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज एनालॉजी ऑफ रॉड विद स्प्रिंग। ठीक है, अच्छा, स्प्रिंग में हमने क्या देखा था कि एक कोई ये स्प्रिंग होती है। ठीक है, इस स्प्रिंग को अपन एफ फोर्स लगा के इसकी लेंथ को एक्सटेंड कर सकते हैं। लेट इसकी इनिशियल लेंथ जो थी वो एल थी, एक्सटेंड होकर कितनी हो गई? डेल्टा एल हो गई। स्प्रिंग का एक फिक्स कांस्टेंट होता था जो उसकी स्टिफनेस को शो करता था, जिसको अपन क्या बोलते थे? स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते थे। ठीक है, इसके कंपैरिजन में मैं अगर एक रॉड ले लूँ जिसकी लेंथ एल है, ठीक है, उस रॉड पे भी अगर अपन एफ फोर्स लगाते हैं उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाए, सेम डेल्टा एल, एल लेंथ थी जो इंक्रीज होके डेल्टा एल और इंक्रीज हो गई, एफ फोर्स मैंने लगाया। ठीक है, अब मुझे पता है कि यहाँ पे ये जो रॉड है इसके लिए जो यंग मॉड्यूलस होता है वाई, ठीक है, वो क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, एफ अपॉन ए एंड डेल्टा एल अपॉन एल, ये था ना। अगर मैं फोर्स एफ निकालूं क्या हो जाएगा भाई? फोर्स एफ हो जाएगा वाई ए डेल्टा एल और अपॉन में क्या हो जाएगा? एल, ये हो जाएगा। वाई ए और एल पहले से फिक्स है। ठीक है, इनको अगर कांस्टेंट मानो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? एफ इक्वल टू के डेल्टा एल। ठीक है, वेयर के इज व्हाट? ए वाई अपॉन एल, कांस्टेंट। ठीक है, अब ये जो k इक्वल टू ए वाई अपॉन एल है, तो f यहाँ से मेरे को क्या पता चल रहा है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? डेल्टा एल। दैट मीन्स f जो फोर्स अप्लाइड है तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? एक्सटेंशन के, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। हो गया क्या? ठीक है, स्प्रिंग में याद करो, स्प्रिंग में क्या होता था? वही f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अगर x इंक्रीमेंट हुआ है, डेल्टा एल हुआ है, तो डेल्टा एल एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल। ठीक है, दैट मीन्स दोनों के जो रिलेशंस हैं वो कैसे हैं? सेम है। दैट मीन्स जो के स्प्रिंग कांस्टेंट है वो किसके इक्वलेंट हो जाएगा? ए वाई अपॉन एल के इक्वलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जो अपन कांस्टेंट लेते थे ना, स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग के अंदर, ठीक है, उसकी वैल्यू अगर उसके पैरेलल में वैल्यू रॉड के अंदर देखूं तो क्या होगी? के इक्वल टू ए वाई अपॉन एल होगी। ठीक है, अच्छा, स्प्रिंग के अगर कॉम्बिनेशंस की मैं बात कर रहा था वहाँ, कि अगर मान लो स्प्रिंग अपनी सीरीज कॉम्बिनेशन में लगी हुई होती थी, स्प्रिंग 1 स्प्रिंग 2, ठीक है, ये K1 और ये K2 ऐसे होती थी, तो K जो मैं निकालता था K इक्वलेंट क्या आता था? K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। इस तरह अपन वहाँ क्या निकाल सकते हैं? स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल सकते हैं टोटल। ठीक है, अगर इसकी रॉड से कंपैरिजन करूँ, एक अपने पास रॉड है, इसका एरिया A1 है, यंग मॉड्यूलस Y1 है। ठीक है, इसके साथ अपना दूसरा, अच्छा, लेंथ इसकी L1 है, दूसरी एक रॉड है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है, यंग मॉड्यूलस Y2 है, लेंथ अपनी L2 है। तो अपना जो इधर K1 है वो क्या हो जाएगा भाई? ए वाई अपॉन एल है, A1 Y1 अपॉन L1, और K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? A2 I2 अपॉन L2।
तो टोटल के अपन इसका निकाल सकते हैं ना, ए वाई अपॉन एल की टोटल जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं सबके लिए, है ना, जो इक्विवेलेंट वैल्यू है। ऐसे ही मान लो पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग लगी होती हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये K1 स्प्रिंग कांस्टेंट, K2 स्प्रिंग कांस्टेंट, तो K अपन निकालते हैं कैसे, K1 प्लस K2 से। तो उसके इक्विवेलेंट में अगर ऐसे रॉड पैरेलल लगी हुई हो, ठीक है, उन पे अपन ने F फोर्स लगाया हो F1 F2, तो उसके इक्विवेलेंट अपन रॉड्स के लिए K की वैल्यू, इक्विवेलेंट K की वैल्यू K1 प्लस K2 डायरेक्ट उससे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो अपनी रॉड है वो किसकी तरह बिहेव करती है, एक स्प्रिंग की तरह बिहेव करती है। तो स्प्रिंग के लिए जो अपन सारी इक्वेशंस यूज़ करते थे ना, सारे फार्मूलाज जो यूज़ करते थे स्प्रिंग के लिए, वो सारे फार्मूलाज अपन किसी भी रॉड के लिए यूज़ कर सकते हैं। अपनी रॉड सेम टू सेम किसकी तरह बिहेव करेगी, स्प्रिंग की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। सो दिस इज़ द एनालॉजी ऑफ रॉड विद स्प्रिंग, ठीक है भाई। अब हमने क्या है कि जो मॉड्यूलस पढ़े ना, डिफरेंट यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, रिजिडिटी का मॉड्यूलस, उनके अंदर अपन ने जो रिलेशन पढ़ा है वो किसके अंदर पढ़ा है, वो रिलेशन अपन ने पढ़ा है स्ट्रेस का और स्ट्रेन का। ये तो अपन ने पढ़ा ना कि भाई स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन मैंने बताया कि कहाँ तक होता है, एक फिक्स लिमिट तक, ठीक है। जिस लिमिट को अपन बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, ठीक है। लेकिन अगर अपन कंप्लीट स्ट्रेस और स्ट्रेन की स्टडी कराएं, कोई अपन एक अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, अपन क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस अप्लाई करके और स्ट्रेन के अंदर जो चेंज है, जो स्ट्रेन डेवलप होगा, उसको अपन को स्टडी करना है। इसके लिए अपन ऐसा कर सकते हैं कि भाई अपन एक वायर ले लें, ठीक है, ये वायर लेके और इसके साथ अपन क्या करें, एक लोड सस्पेंड कर दें, एक वेट यहाँ फोर्स लगाने के लिए एम मास W=mg अप्लाई करें, ठीक है। ये वेट जो है अपन इसको वेरी करें, वेट को वेरी करने से क्या होगा, स्ट्रेस वेरी होगा, स्ट्रेस वेरी होगा तो उसके अकॉर्डिंग इस वायर में जो स्ट्रेन आएगा, उस स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में अपन जो कर्व होगा, जो बिहेवियर होगा, उसको अपन स्टडी कर सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। अब ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन है इसको हुक ने स्टडी किया था, ठीक है, और एक स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व अपन को मिला था। देखो कैसा होता है वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये मैं एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन ले रहा हूँ, वाई एक्सिस पे मैं स्ट्रेस ले रहा हूँ, ठीक है। इसके साथ ये मेरा पॉइंट O हो गया, ठीक है। तो देखो इनिशियली क्या होता है, ये पॉइंट O और पॉइंट O से इधर ये पॉइंट आ गया लेट E, एक फिक्स पॉइंट तक तो मुझे मेरा जो कर्व है ना वो स्ट्रेट लाइन मिलता है, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, बनी नहीं है, स्ट्रेट लाइन ही बना देता हूँ मैं इसको, ठीक है। बस एक लिमिट तक मेरे को ये O इनिशियल पॉइंट हो गया। मैं इनिशियली क्या कर रहा हूँ, अपना फोर्स जो मैंने वायर पे लगाया उसको इंक्रीज़ करता जा रहा हूँ, ठीक है। उसको जब मैं इंक्रीज़ करता जाऊँगा तो उसको इंक्रीज़ करते जाने पर स्ट्रेस डेवलप होगा, और स्ट्रेस के अकॉर्डिंग मैं देखूँगा कि वायर के अंदर स्ट्रेन डेवलप होगा, उसकी लेंथ इंक्रीज होती जाएगी। जितना आप स्ट्रेस लगाएंगे उसके अंदर उतना ही स्ट्रेन डेवलप होता जाएगा, ठीक है। मतलब स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन की कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो ये जो पॉइंट है ना, ई पॉइंट इसको बोल सकते हैं अपन, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, क्या बोलेंगे इसको, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट बोलेंगे। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट मीन्स वो पॉइंट इस कर्व में है ना, वो जिस पॉइंट तक क्या हो, स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, है ना। तो ये अपन बाहर से डीफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं ना, तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट मेरे को मिलेगा, ये किस में मिलेगा, डीफॉर्मिंग फोर्स में मिलेगा। मतलब डीफॉर्मिंग फोर्स की वो वैल्यू जिस वैल्यू तक स्ट्रेस क्या हो, स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, वो मेरा क्या हो गया, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट हो गया। अगर अपन स्ट्रेस को और थोड़ा सा आगे बढ़ाएं,
ठीक है, और थोड़ा सा इंक्रीज करें तो अपन ये देखेंगे कि और थोड़ा सा इसको इंक्रीज करने पर ऐसा कुछ ग्राफ मेरे को मिलता है। ठीक है, ये जो ग्राफ मेरे को मिला इसको अपन वाई, इसको बोलते हैं यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट या इलास्टिक पॉइंट, इसको अपन बोल सकते हैं। अबे ऐसा पॉइंट मेरे को मिला, ऐसा कर्व मेरे को मिला, तो देखो यहाँ से जो अपना ग्राफ है ना वो कर्व हो गया। कर्व हो गया मतलब स्ट्रेस की वैल्यू के कंपैरिजन में स्ट्रेस के अंदर चेंज ग्रेटर आ रहा है। ठीक है, ये मेरे को ई के बाद मिला है पॉइंट, तो ई से वाई के बीच में ये जो है ना, ये जो रीजन है, ठीक है, ये अपना रीजन, ये इस रीजन के बाद जो पॉइंट मेरे को मिला दैट इज यील्ड पॉइंट या इलास्टिक पॉइंट। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ तक ये इलास्टिसिटी कंटेन करता है, यील्ड करता है, इलास्टिसिटी इसके अंदर होती है। मतलब यहाँ तक अगर आपने डीफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर लिया तो डीफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करने पर ये अपनी एक्चुअल पोजीशन को क्या कर लेगा, रीगेन कर लेगा। ठीक है, तो एक्चुअल पोजीशन को रीगेन कर रहा है मतलब इलास्टिक है यहाँ तक अपना मटेरियल। ठीक है, तो रीगेन कर रहा है इसलिए यहाँ तक ये इलास्टिसिटी रखता है, इसलिए ये क्या है, यील्ड पॉइंट या फिर इलास्टिक पॉइंट। ठीक है, अब इससे आगे मान लो आप फोर्स और इंक्रीज करते हो, तो फोर्स को और इंक्रीज करने पे क्या होगा, अब स्ट्रेस आप स्मॉल अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, और स्ट्रेस स्मॉल अप्लाई करने के बाद भी अपना जो स्ट्रेन है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि आपने लेस इंक्रीमेंट किया, वेट को आपने लेस इंक्रीज किया, लेकिन उसके कंपैरिजन में आपकी जो लेंथ है ना वो क्या हो गई, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अभी बहुत ज़्यादा जब लेंथ इंक्रीज हो गई ना तो अपना मटेरियल यहाँ स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहा। ठीक है भाई, अब मान लो यहाँ से अपन इसको छोड़ दें, यहाँ से अपन क्या करें, इसको छोड़ दें। अब यहाँ इलास्टिक लिमिट के ऊपर अपन ने क्या लगा दिया, डीफॉर्मिंग फोर्स लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन इसको छोड़ेंगे ना तो ये जाके बिल्कुल अपनी इनिशियल पोजीशन रीगेन नहीं करेगा, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन रीगेन नहीं करेगा। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर कुछ ना कुछ परमानेंट डीफॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, अभी जो यहाँ से जब अपन इसको छोड़ेंगे ना तो यहाँ कुछ ना कुछ अपन को क्या मिलेगा, एक परमानेंट डीफॉर्मेशन, मतलब स्ट्रेस जीरो हो जाएगा लेकिन स्ट्रेन जीरो नहीं होगा। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं क्या, परमानेंट सेट। ये जो परमानेंट डीफॉर्मेशन आता है ना इसको अपन क्या बोलते हैं, परमानेंट सेट बोलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट लेट हो गया U। ठीक है भाई, तो U और Y के बीच में जो रीजन है ना, इस U और Y के बीच के रीजन में क्या हो जाएगा, जो अपना डीफॉर्मेशन है ना वो कैसा होगा, परमानेंट होगा। ठीक है, तो परमानेंट डीफॉर्मेशन होगा मतलब रीगेन नहीं किया एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन को, तो ये तो कौन सी प्रॉपर्टी है, प्लास्टिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो मतलब इसके अंदर क्या हो जाएगा, मैं बोल सकता हूँ प्लास्टिक डीफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, प्लास्टिक डीफॉर्मेशन हो गया मतलब वापस अपनी एक्चुअल पोजीशन को, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन को इसने रीगेन नहीं किया। अब मान लो इसके बाद अपन थोड़ा फोर्स और इंक्रीज करें। ठीक है, तो थोड़ा फोर्स और इंक्रीज करेंगे मतलब यहाँ तक अपन ले आए U के लिमिट तक। ठीक है, अब U के बाद ऐसा U तो ऐसा पॉइंट है कि जहाँ तक भाई अपन स्ट्रेस को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर रहे हैं और स्ट्रेन के अंदर जो चेंज है वो बहुत लार्ज आ रहा है। U पॉइंट के बाद क्या होता है कि अगर आप स्ट्रेस को इंक्रीज भी नहीं करो तो भी स्ट्रेन क्या होता है, इंक्रीज होता है। मतलब वायर की लेंथ अपने आप इंक्रीज होने लगती है। एक लिमिट ऐसी आती है कि आपने स्ट्रेस नहीं लगाया, एक्स्ट्रा स्ट्रेस और क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, फिर भी स्ट्रेन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। मतलब वायर की जो लेंथ है ना वो अपने आप क्या होने लग गई, इंक्रीज होने लग गई। ठीक है, अच्छा ये जो पॉइंट है ये B, इसको बोलते हैं अपन ब्रेकिंग पॉइंट। मतलब यहाँ आके फिर अपना जो वायर है ना वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये जो U पॉइंट था, यहाँ U पॉइंट तक अपन हल्का हल्का स्ट्रेस अप्लाई कर रहे थे तो भी स्ट्रेन आ रहा था। ठीक है, तो मतलब ऐसे बोल सकते हैं अपन ये कि जो इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है ना इसकी, भाई टेंस होने की, अपनी लेंथ को इंक्रीज करने की। ठीक है, तो या फिर ऐसे बोल सकता हूँ मैं कि भाई डक्टाइल होने की। ठीक है, तो वो यहाँ तक ही प्रॉपर्टी रहती है, यहीं तक आप
लेंथ को प्रॉपर क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो फोर्स लगा के। ठीक है, तो ये मैक्सिमम पॉइंट हो गया जिस पॉइंट तक इसके अंदर क्या होगा, डक्टिलिटी होगी। ठीक है, मतलब प्रॉपर आप फोर्स लगा रहे हो, उसके बाद क्या हो, लेंथ इंक्रीज हो। उसके बाद क्या होता है कि ये अपने को एक तरीके से फ्री छोड़ दिया वायर ने। वायर ने एक तरीके से क्या कर दिया, अपने को फ्री छोड़ दिया। आप फोर्स कुछ नहीं लगा रहे, उसके बाद भी क्या हो रहा है, अपनी लेंथ इंक्रीज होती जा रही है और क्या हो गया, अपना वायर ब्रेक हो गया। ठीक है, तो ये अपने को क्या मिल गया, ब्रेकिंग पॉइंट मिल गया। अब देखो ये क्या है कि यहाँ इसकी स्ट्रेंथ खत्म हो गई टेंस होने की, और यहाँ क्या हो गया, ये ब्रेक हो गया। अब अगर ये दोनों पॉइंट बहुत पास पास हैं, मतलब ये पॉइंट यहीं ब्रेक हो गया, ये तुरंत इसकी स्ट्रेंथ खत्म हुई और ब्रेक हो गया। ठीक है, तो ये मटेरियल कैसा है, वेरी इजीली ब्रेक होने वाला मटेरियल है। तो वेरी इजीली ब्रेक होने वाला मटेरियल है, तो इस मटेरियल को क्या बोलेंगे अपन, ब्रिटल मटेरियल बोलेंगे। भाई जो मटेरियल इजीली ब्रेक हो जाता है उसको क्या बोलते हैं अपन, ब्रिटल। तुरंत जैसे इसकी वो रीजन खत्म हुआ, ठीक है, रीजन खत्म होते ही क्या हो गया, ये टूट गया, ब्रेक हो गया। दिस मटेरियल इज कॉल्ड ब्रिटल मटेरियल। लेकिन मान लो ये पॉइंट बहुत दूर दूर हैं, ठीक है, तो बहुत दूर दूर होंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी लेंथ और इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, मतलब इसकी अपन लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं, पतले पतले वायर इसमें से बना सकते हैं। तो ये जो पॉइंट अगर दोनों दूर दूर होंगे तो फिर उस मटेरियल को क्या बोलेंगे अपन, डक्टाइल मटेरियल बोलेंगे। ठीक है, तो मटेरियल का ब्रिटल होना या मटेरियल का डक्टाइल होना इसी रीजन पर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ रीजन इसमें परमानेंट आया था सेट, इस रीजन को अपन क्या बोलते हैं, प्लास्टिक रीजन बोलते हैं। ठीक है, इस रीजन में क्या होगा, डिफॉर्मिंग, भाई डिफॉर्मेशन आ जाएगा कुछ ना कुछ परमानेंट, है ना, ओरिजिनल शेप को, अपनी कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन नहीं कर पाएगा, तो दिस रीजन इज कॉल्ड प्लास्टिक रीजन। तो ये अपना टोटल कर्व है किसका, स्ट्रेन और स्ट्रेस का, जो टोटल बिहेवियर होता है फोर्स अप्लाई करने से और उसके ब्रेक होने तक। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है कि अपन फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स इसमें से रिमूव कर दें। डिफॉर्मिंग फोर्स अपन इससे रिमूव कर दें, तो डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करने के बाद जब वापस अपनी एक्चुअल पोजीशन, जो इनिशियल पोजीशन थी, उसको रीगेन करेगा, तो रीगेन करने के लिए भी तो कुछ ना कुछ टाइम लेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि तुरंत आपने हटाया और उसी मूवमेंट पे और रीगेन कर लिया, कुछ ना कुछ टाइम लेगा। तो जो टाइम कोई भी मटेरियल लेता है इसके लिए, अपनी इनिशियल पोजीशन को रीगेन करने के लिए, ठीक है, तो उस इफेक्ट को तो अपन बोलते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। ठीक है, और उस टाइम को बोलते हैं इलास्टिक रिलैक्सेशन। तो दो टर्म में बोल रहा हूं, एक तो इलास्टिक रिलैक्सेशन, क्या हो गया ये, टाइम टेकन टू रीगेन इट्स इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन after removal of deforming force। ठीक है, ये जो टाइम हो गया और वो इफेक्ट है, वो प्रोसेस, क्या बोल रहा हूँ, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, ये इफेक्ट हो गया। ठीक है, in which a material takes some time to regain its initial shape and size, या इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन बोल दो। ठीक है, तो ये जो इफ़ेक्ट है जिसकी वजह से क्या करता है कि भाई वो थोड़ा टाइम लेता है अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने पर वो कंप्लीट प्रोसेस या इफेक्ट जो भी बोलो आप उसको अपन क्या बोलते हैं, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट जो है ना, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई मटेरियल कुछ टाइम ले सकते हैं अपनी और एक्चुअल पोजीशन को रीगेन करने के लिए। तो ऐसे मटेरियल भी होते हैं जिनके लिए इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या होता है, ग्रेटर होता है। कुछ ऐसे मटेरियल भी होते हैं नेचर में जिनके लिए ये स्मॉलर होता है। स्मॉलर जैसे कि
मान लो क्वार्ट्ज हो गया, क्वार्ट्ज फाइबर हो गया, या फिर अपन ने फॉस्फोर ब्रोंज की बात की थी पहले, ठीक है। इनके लिए जो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट है ना वो स्मॉल होता है। स्मॉल होता है मतलब ये बहुत जल्दी अपनी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन कर लेंगे, मतलब इनमें से डिफॉर्मिंग फोर्स हटाए और तुरंत पहुंचेंगे अपनी इनिशियल पोजीशन में। तो इनका यूज जो है ना वो सस्पेंशन बनाने में होता है। सस्पेंशन, तुरंत उस पर लोड डाला और तुरंत कहाँ पहुंचना चाहिए, अपनी इनिशियल पोजीशन में पहुंचना चाहिए। अपना जो गैल्वेनोमीटर होता है ना, इलेक्ट्रोमीटर्स होते हैं जिनके अंदर निडल होती है, तो क्या होता है कि भाई रीडिंग पे आई, तुरंत हटाया, तुरंत भाई करंट फ्लो करवाया, रीडिंग पे गई और करंट जैसे रिमूव किया तुरंत कहाँ से आनी चाहिए, अपनी इनिशियल पोजीशन पे, ठीक है। तो क्या होना चाहिए उसका आफ्टर इफेक्ट, स्मॉल होना चाहिए। जल्दी से जल्दी क्या कर लेनी चाहिए, वो अपनी एक्चुअल पोजीशन को रीगेन कर लेनी चाहिए। तो उनके लिए इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। तो वहाँ अपन फॉस्फोर ब्रोंज लगाते हैं, ठीक है। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनके लिए ये लार्ज होता है, जैसे ग्लास फाइबर हो गया, है ना। ग्लास फाइबर जैसे मटेरियल हैं जो टाइम लेते हैं अपनी इनिशियल पोजीशन को रीगेन करने के लिए, तो उनके लिए इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कैसा होता है, उनके लिए इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट लार्ज होता है, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि कोई मटेरियल है, उसको आप खींच रहे हैं, लेंथ इंक्रीज हो रही है ना, छोड़ रहे हैं, वापस अपनी रीगेन कर ली इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन को, फिर खींच रहे हैं, फिर इंक्रीमेंट किया आपने, फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा, छोड़ दिया, वापस अपनी इनिशियल पोजीशन को क्या कर लिया उसने, एक्वायर कर लिया, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर लिया। ऐसा बार बार कब तक कर सकते हैं, एक लिमिट होती है ना भाई। एक मटेरियल की लिमिट है कि आप उसको बार बार खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं, खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं। देखा ना, इलास्टिक भी अपने घर में कभी इलास्टिक यूज़ किया ना, काफ़ी सारी चीज़ों में डलती है। तो इलास्टिक को आप क्या करते हैं, बार बार यूज़ जब करते हैं ना, जैसे शॉक्स हैं, अपने शॉक्स में इलास्टिक होती है, तो लॉन्ग टाइम पे क्या होता है, लूज हो जाता है ऊपर से। क्यों, बार बार जब आप उसकी लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं, वो वापस रीगेन कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहे हैं, फिर रीगेन कर रहा है, तो बार बार जब वो साइकिल ऑफ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑफ लेंथ से पास होता है, तो क्या होता है कि उसकी अपनी लेंथ में चेंज करने की, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन करने की कैपेबिलिटी खो जाती है उसकी, है ना। आप उसको बार बार वही प्रोसेस से, सेम प्रोसेस से पास करवा रहे, थक गया, वो परेशान हो गया, थक गया, मतलब उसको अपन बोलते हैं इलास्टिक फटीग, दैट इज कॉल्ड भाई फटीग मीन्स थकना ही होता है ना भाई। अपनी जो भी मटेरियल है, स्प्रिंग है, वायर है, जो भी है, वो क्या हो गया, वो परेशान हो गया, थक गया, ठीक है। तो मतलब उसकी जो है ना बार बार अपनी लेंथ को रीगेन करने की, इनिशियल पोजीशन को रीगेन करने की जो स्ट्रेंथ है ना, वो क्या हो गई, लॉस हो गई, ठीक है। तो इलास्टिक फटीग इज व्हाट, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, काई की स्ट्रेंथ to regain its initial configuration, ठीक है। तो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन को ये बार बार रीगेन करने की ये जो स्ट्रेंथ होती है ना, इसको जब कोई मटेरियल खो देता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इलास्टिक फटीग बोलते हैं, ठीक है। हो सकता है मटेरियल के साथ लार्ज अगर लॉन्ग टाइम तक अगर अपन उस मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं तो, ठीक है। जैसे क्या होता है कि मान लो मेटल के ब्रिज बनाए जाते हैं, मेटल के ब्रिज बहुत लॉन्ग टाइम तक अगर यूज़ होते हैं, उन पर हैवी व्हीकल पास हो रहा है ना, तो हैवी व्हीकल पास हो रहा है तो बार बार क्या हो रहा है, वो पुश हो रहे हैं, लेंथ इंक्रीज हो रही है, फिर वापस ऊपर आता है, फिर उसके अंदर सस्पेंशन आता है, फिर ऊपर आता है। जब कोई व्हीकल आता है तो नीचे झुक गया, निकल गया, तो वापस वो अपनी इनिशियल पोजीशन में आ गया। तो लॉन्ग टाइम तक जब ऐसा होता रहता है ना, तो लॉन्ग टाइम के बाद वो जो ब्रिज है ना, उनको ऐसे बोल देते हैं कि भाई अब ये यूज़ के नहीं रहे, इन पे से नहीं पास होना है, चेंज होता है वो ब्रिज, दूसरा बनता है उसकी जगह। क्यों भाई, लॉन्ग टाइम तक वो उस पे से वही प्रोसेस से पास हो रहा है, इलास्टिक फटीग उसके अंदर हो गया, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, खो गई, तो फिर वो क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है उसके बाद, ठीक है। तो डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर हो सकता है इलास्टिक फटीग। आ गई बात समझ में। तो ये उससे रिलेटेड अपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से रिलेटेड कुछ टर्म थी जो अपन ने देखी, ठीक है। अपना नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं विच इज़ पॉइजन्स रेशियो। देखो क्या होता है,
अच्छा, पॉइजन्स रेशियो की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो रेशियो है, नाम से पता चल रहा है किस किस का रेशियो है। मान लो अपने पास कोई वायर है, पॉइजन्स रेशियो पढ़ना है मुझे ना। ठीक है, अब पॉइजन्स रेशियो मुझे पढ़ना है। तो लाइट मेरे पास कोई वायर है, ठीक है, ये वायर है मेरे पास। इनिशियली कोई फोर्स नहीं लगाया था मैंने इस पर, ठीक है। अब इनिशियली कोई फोर्स नहीं लगाया, सिंपल था ये ऐसे ही। अब क्या हुआ, जैसे ही फोर्स लगाया ना, तो देखो लेंथ तो इंक्रीज होगी, पर लेंथ जब इंक्रीज होगी तो क्या क्रॉस सेक्शन एरिया में चेंज नहीं आएगा? क्या क्रॉस सेक्शन एरिया में भी तो चेंज आएगा ना, आएगा। तो लेंथ तो इंक्रीज होगी, लेकिन साथ में जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। ये फोर्स मैंने इसके ऊपर लगाया, क्रॉस सेक्शन एरिया ए था, ठीक है, इनिशियली ये कंप्लीट जो था, और उसके अंदर फिर कितना जो चेंज आया, फिर लेट ए चेंज आ गया, ठीक है। कितना चेंज आ गया, ये ए चेंज आ गया, ठीक है। ऐसी लेंथ लेट कैपिटल एल थी इनिशियली, फोर्स लगाया अपन ने, कितना चेंज आ गया, स्मॉल एल चेंज आ गया। तो इसमें क्या है कि भाई देखो, दो टाइप से और स्ट्रेन डेवलप हो गया। एक तो हो गया लेंथ में, जिसको अपन बोल सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, और एक दूसरा जो किसमें हुआ, क्रॉस सेक्शन एरिया में, जिसको अपन बोल सकते हैं लैटरल स्ट्रेन, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, ये तो अपन पहले पढ़ चुके हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, पढ़ा है ना यंग मॉड्यूलस वाला। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, दूसरा जो स्ट्रेन डेवलप होगा वो किसके अंदर होगा, इसकी थिकनेस के अंदर होगा, जिसको अपन बोलेंगे क्या, लैटरल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, लैटरल स्ट्रेन हो जाएगा चेंज इन क्रॉस सेक्शन एरिया, या चेंज इन विड्थ बोल देता हूँ डायरेक्ट, है ना। और अपन क्या हो जाएगा, एक्चुअल विड्थ। तो ये दोनों के अंदर चेंज आ गया। अभी दोनों के अंदर चेंज आया ना, तो पॉइजन्स रेशियो क्या है, देखो कि अपना लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेन है उसको तो अपन अल्फा से डिनोट कर सकते हैं, लैटरल स्ट्रेन को अपन डिनोट कर सकते हैं किससे, बीटा से, ठीक है। तो ये जो रेशियो है ना किस किस का, रेशियो किस किस का, लैटरल स्ट्रेन का, किसके साथ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के साथ। इस रेशियो को अपन क्या बोलते हैं, पॉइजन्स रेशियो बोलते हैं। मतलब अपन ये कंपेयर कर रहे हैं कि अपनी जो विड्थ में, थिकनेस में जो चेंज आया है ना, वो लेंथ में चेंज के कंपेयर में कितना है, ठीक है। भाई विड्थ बोल लो, इसको थिकनेस भी बोल सकते हो, थिकनेस बोल लो, और ये क्या हो गई, एक्चुअल थिकनेस हो गई, क्रॉस सेक्शन एरिया बोल लो, एक ही बात है। सो सिग्मा क्या हो जाएगा, बीटा अपॉन अल्फा, विच इज पॉइजन्स रेशियो, ठीक है। अब मान लो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात कर रहा हूँ, चेंज इन लेंथ स्मॉल एल है, एक्चुअल लेंथ कैपिटल एल है। यदि चेंज इन थिकनेस स्मॉल ए है, एक्चुअल थिकनेस कैपिटल ए है, दैट मीन्स जो सिग्मा है वो क्या हो जाएगा, बीटा ए अपॉन ए, ठीक है, एंड कैपिटल एल अपॉन क्या हो जाएगा, एल, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, ए एल अपॉन एल, विच इज कॉल्ड पॉइजन्स रेशियो, ठीक है भाई। तो पॉइजन्स रेशियो क्या हो गया अपना, जो थिकनेस में चेंज हुआ उसको कंपेयर कर रहे हैं अपन किसके साथ, लेंथ के चेंज के साथ। अच्छा, ये जो पॉइजन्स रेशियो है, इसकी जो वैल्यू है वो थियोरेटिकली -1 से लेके और +0.5 तक हो सकती है, -1 से ग्रेटर और 0.05 से थियोरेटिकली,
थ्योरेटिकल वैल्यू हो सकती है, ठीक है। पर प्रैक्टिकल वैल्यू जो होती है इसकी वो 0.2 से लेके और 0.4 तक होती है डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के लिए। प्रैक्टिकल वैल्यू कितनी है? 0.2 से लेके और 0.4 तक है इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू। मतलब जो थिकनेस में चेंज आएगा वो लेंथ के कंपैरिजन में 0.2 से लेकर कितना हो सकता है? 0.4 के बीच में हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के लिए। जैसे मान लो स्टील के लिए लूम है तो स्टील के लिए 0.19 है। मतलब स्टील पे अगर अपन कोई फोर्स लगाएंगे तो स्टील के विड्थ में और लेंथ में जो चेंज आया उसका रेशो कितना आएगा? 0.19 आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। और स्ट्रेंथ का रेशो है तो डायमेंशन भी नहीं होगी इसकी और कोई यूनिट भी नहीं होगी, ठीक है। तो बाकी के टॉपिक अपन अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।